हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमने अभी तक अपने 2 लेक्चरों में देखा है कि अमाइनो एसिड, लिपिड, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देख लिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होता है और प्रोटीन बनता कैसे है। सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में जाने तो प्रोटीन्स क्या है। एक पॉलीसैकेराइड है। प्रोटीन्स आर पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड। प्रोटीन को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अमाइनो एसिड की। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है अमाइनो एसिड से। एक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड 22 है, जो न्यू टाइप में है। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ 20 दिए गए हैं, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ही दिए गए हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल में क्या है, अभी 22 हो गए हैं जो स्टैंडर्ड बुक में मिलते हैं। 22 अमाइनो एसिड। इसके अंदर जो कॉमन है जैसे कि एलानिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा वगैरह जितने भी हैं वो क्या है? अमाइनो एसिड। और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? हिट्रोपॉलीमर। क्योंकि इसके अंदर एक सिंगुलर अमाइनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनती। ये कैसे बनेगी? डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बना बना के क्या करेंगे? एक लंबी स्ट्रक्चर बना देंगे। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल लेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम बोल लेंगे प्रोटीन। They are linear chain of amino acid linked by peptide bond। क्या करेंगे? ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बना देंगे? एक लिनियर चेन बना देंगे। हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से दिए गए हैं? पुराने हिसाब से वो दिए गए हैं 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? 22, क्योंकि उसके अंदर 2 अमाइनो एसिड और ऐड हो गए हैं जो असेंशियल में आते हैं हमारे पास। ठीक है। और ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी प्रोटीन की? हिट्रोपॉलीमर। क्योंकि एक जैसे अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के प्रोटीन नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बना देंगे। नॉट ए होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो हिट्रो वर्ड को ही हम यूज करेंगे। उसके बाद है होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब के होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा ही यूनिट होती है। कोई भी अमाइनो एसिड की एक जैसी यूनिट होगी, वो रिपीट में आएगी एन नंबर में, मतलब बार बार आएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमोपॉलीमर या फिर मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। This information about the amino acid content is important later in your nutrition lesson। ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर। प्रोटीन की हम डिटेल स्ट्रक्चर कहाँ देखते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर हम प्रोटीन की डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोटीन कैसा होता है और किस किस हिसाब से वो स्ट्रक्चर करता है। ठीक है। अल्फा हेलिकल है, बीटा शीथ है, क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोटीन सप्लाई कैसे होता है। आपने देखा अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। किस चीज के लिए यूज होगा? हेल्थ के लिए। जैसे भी हम देखते हैं कि कोई जिम वगैरह करता है तो उसको प्रोटीन की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट चाहिएगी, क्योंकि हेल्थ के लिए क्या है? ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ये हमें कहां से मिलेगा? ये मिलेगा डाइट से।
जो भी हम नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें कम प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डाइट, जब एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी को, वो किसको होती है? वो बॉडी बिल्डर और जो जिम करने वाले होते हैं या फिर कोई खिलाड़ी है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद वो हमें मिलेगा हमारी डाइट से। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है कि वो जरूरी है, हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी खुद उसको प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो हम उसको क्या करेंगे? बाहर से लेंगे। एसेंशियल है, आउटसाइड से लेंगे, डाइट के थ्रू लेंगे उस अमाइनो एसिड के प्रोटीन को। ठीक है, देयर फोर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं वो हमें एक्सटर्नली लेने पड़ेंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के प्रोटीन है वो क्या करेंगे? वो हमारी बॉडी खुद बना लेगी उनको, उसकी जरूरत नहीं होगी हमें बाहर से लेने की। एंड विच आवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू द डाइट फूड। ये बात यहाँ पे बता दी गई है कि हम फूड के थ्रू लेंगे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे होंगे। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन क्या करती है? बहुत सारे फंक्शन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि वो क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बॉडी को, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें चाहिए। ठीक है, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या करते हैं? कुछ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल होती है। एक सिंपल सेल कैसी होगी हमारी? सिंपल लिपिड की कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर। और किसकी बनी होती है ये? फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड। ये फोस्फोलिपिड हमने पीछे लिपिड किया था तब देखा था कि एक फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ था? फॉस्फेट ग्रुप हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ था ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ था, ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन के साथ। उससे पहले क्या जुड़े हुए थे? दो फैटी एसिड जुड़े हुए थे, दो फैटी एसिड जुड़े हुए थे। हमने ये स्ट्रक्चर पीछे के लेक्चर में देखी है। हमारा फोस्फोलिपिड का जो बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन है, यहां से न्यूट्रिएंट अक्रॉस होके सेल के अंदर जाएंगे। और एक बात और, सेल उसी चीज को अंदर जाने की अनुमति देगी जो उसके अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले सेल के अंदर गैसियस फॉर्म जाती है। गैसियस फॉर्म होती है जो, वो क्या करती है? सबसे पहले उसके अंदर जाएगी। उसके बाद फिर उससे थोड़े से आगे जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे साइज में, वो जाएंगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे। लेकिन कई क्या करेंगे हमारे? वो किसी ना किसी चैनल, किसी ना किसी कैरियर के द्वारा या किसी ना किसी गेट के द्वारा ही एंटर कर पाएंगे। जैसे कि अब हम देखें कि हमारी जो सेल है और उसकी जो ये मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल। यहाँ पे मान लो CO2, O2 या फिर कोई और गैसियस है, ये गैसियस क्या करेंगी? ये इजिली सेल के अंदर चली जाएंगी, क्योंकि इनका साइज क्या होता है? इनका बहुत कम साइज है। तो ये क्या करेंगे? गैसियस फॉर्म है तो इजिली डिफ्यूज कर जाएंगी सेल के अंदर। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है या बॉडी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे? इजिली चले जाएंगे अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ होते हैं जो नॉर्मल हमारे प्रोटीन होते हैं, नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, वो एंटर करेंगे। उसके बाद फिर कुछ हमारे चार्ज पार्टिकल होंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होगा? जो आयन की फॉर्म है हमारी, आयन की फॉर्म सबसे लास्ट में जाएगी। इससे पहले क्या करेंगे? ग्लूकोज, कुछ प्रोटीन है जो स्मॉल प्रोटीन है जिसका साइज छोटा है, वो एंटर करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और सेल फिर उसको यूटिलाइज करके एनर्जी फॉर्म करेगी। और एनर्जी कौन बनाएगा? एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को।
किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, जो क्या करेगा? हमारी एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा, एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। ये हमारा सेल के अंदर एंट्री करने के लिए गेट, चैनल और सिंपल डिफ्यूजन, ये 3 प्रोसेस होती हैं। वहां से जितने भी मॉलिक्यूल एसेंशियल है जो चाहिए सेल को, वो एंटर करेंगे। जैसे कि कुछ हार्मोन है, तो हार्मोन का कुछ का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, बाहरी सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं और अपना सिग्नल वहां पे क्या कर देते हैं, सिग्नल डाल देते हैं, और उसके बाद फिर सेल के अंदर वो सिग्नल जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके अंदर। और इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, देयरफॉर आगे क्या था, हमने यहां पे देखा था, फूड तक देख लिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन, सम आर एंजाइम। हमारे पास क्या थे, कुछ न्यूट्रिएंट थे और कुछ क्या है, हमारे पास हार्मोन है, एंजाइम है और कुछ फाइट करने वाले इन्फेक्शियस हैं। ये क्या करते हैं, जब एंजाइम हमारे सेल के अंदर जाएगा तो फंक्शन तो परफॉर्म करेगा कि सेल की क्या करेगा, वो फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देगा। और हार्मोन है, हार्मोन क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि कोई ना कोई नई प्रोटीन बनाने के लिए वो क्या करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, एक नया सिग्नल देंगे और उससे फिर डीएनए के ऊपर वो सिग्नल जब जाएगा तो डीएनए उस हिसाब से अपने हिसाब से क्या करेगा, उसकी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा और वो प्रोटीन फिर सेल से बाहर आएगी और फिर टारगेट के ऊपर जाके वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कॉमन से प्रोटीन हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कोलेजन है, कोलेजन परफॉर्म करेगा इंट्रासेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंट्रासेल्यूलर, इंटर और इंट्रा दो वर्ड होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर क्या होता है, एक दूसरे से अलग, मतलब के दो अलग अलग सेल फंक्शन करेंगी तो उसको हम बोलते हैं इंटर। यदि इंट्रा वर्ड आता है तो क्या होता है, सेल्फ के लिए, एक के लिए ही होता है। यहां पे दिया गया है इंट्रासेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, इंट्रासेल्यूलर के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन है और ये इसका फंक्शन है। अब जैसे ट्राइप्सिन की बात करते हैं, ट्राइप्सिन क्या है, एक सिंपल प्रोटीन है, बहुत ही कॉमन प्रोटीन है। हालांकि प्रोटीन के लिए हम क्या लगाते हैं, एज ग्रुप लगाते हैं, एज ऐसे, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ऐसे लगाते हैं। तो प्रोटीन का जो सफिक्स होता है, प्रोटीन का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एज। लेकिन यहाँ पे ट्राइप्सिन है, इसमें कोई एज नहीं लगा और ये क्या है, एक एंजाइम के ऊपर फंक्शन करेगा। ट्राइप्सिन एक कॉमन प्रोटीन है। वैसे ही आगे इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है और वो हार्मोन क्या करता है, जब ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, फिर वो कंट्रोल करेगा और ग्लूकोज को क्या कर देगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देगा किसमें, ग्लूकागोन में या ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। उसके बाद है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। एंटीबॉडी क्या करती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो वो क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। कौन बनाएगी एंटीबॉडी, बी सेल बनाएगी। बी सेल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर टी सेल और बी सेल, दो टाइप की हमारी सेल्स होती हैं। तो बी सेल्स क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी
और हमें यह भी पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी कितने टाइप की है हमारे अंदर। आईजी ए, आईजी जी, आईजी एम, आईजी ई, यही होती है आईजी ए, जी, एम और ई, यही होंगी। ये क्या करेंगी, ये हमारे पास डिफेंस का काम करेंगी, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। और ये फाइट करेंगे किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर ग्रो करता है तो ये क्या करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी हमारी बी सेल्स, ठीक है, हमारी बी सेल्स। और इस इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाएगा, हमारी जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल है, वो क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को बी तक पहुंचाएगी और बी क्या करेगी, फिर एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी परफॉर्म करेगी आगे, और फिर क्या करेगी, उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ वो आगे लड़ेंगी, और जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देती वो खत्म नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद है रिसेप्टर। रिसेप्टर भी बहुत सारे हैं, एक जैसा कोई रिसेप्टर नहीं होता, बहुत सारे रिसेप्टर हैं। और रिसेप्टर का काम क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शंस, सेंसरी रिसेप्शंस मतलब के सेंस करते हैं चीजों को। सेंस कैसे करेंगे, कि महसूस करते हैं ना जो चीजें, जब कोई रिसेप्टर के ऊपर कोई हार्मोन आया, मान लो कोई हार्मोन आया, तो वो हार्मोन क्या करेगा, उसके ऊपर, वो हार्मोन उसके ऊपर एक्टिवेट होगा, और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बाद आगे का जो सेल का फंक्शन होगा उसको एक्टिवेट करवा देगा। आप लोगों ने जीपीसीआर पढ़ा होगा, जीपीसीआर, जीपीसीआर में क्या होता है, वही होता है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है और 7 टाइम ऐसे क्वाइलिंग होती है चीजें, और ये क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। यहाँ पे कोई हार्मोन आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर वो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप की यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहां से क्या करेंगे, अल्फा और बीटा सेपरेट, और उसके बाद फिर ये अलग अलग होके आगे सिग्नल देंगे फिर, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, आगे डैग वगैरह बनाएंगे और कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे, और वहां से फिर आगे की फंक्शनिंग को प्रोसेस में लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा है सेंसरी का। और सेंसरी में एक दूसरा और एग्जांपल दिए गए, जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे स्मेल के लिए है, टेस्ट के लिए है, सेंस तो हम सभी चीजों को करते हैं। मान लो हीट के लिए भी आ गया कि हीट को भी तो सेंस करते हैं, ज्यादा कूल है तो जितना भी कूल होगा उसको भी सेंस करेंगे। टेस्ट, हम चीज को टेस्ट करके ये बताते हैं, वो हमारे सेंसरी काम करते हैं वहां पे, तो हम ये बताते हैं किस चीज का टेस्ट कैसा, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन का हमने अभी बता दिया। एक इंसुलिन के लिए भी लग सकते हैं कि ये भी तो एक हार्मोन है, ये भी ग्लूकोज को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद GLUT4, GLUT4 क्या करता है, enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा सेल्स में, ठीक है। ये क्या है, GLUT4 एक चैनल टाइप है, ठीक है। और ये क्या करवाता है, जब सेल्स में ऐसे यहाँ पे मान लो ये GLUT4 लगा हुआ है तो ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है। ये इसलिए फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमने यहां तक देखा प्रोटीन। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रोटीन है। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को को हर आदमी जानता है, अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। रुबिस्को कैसा एंजाइम है या रुबिस्को क्या चीज है, रुबिस्को कहाँ पे काम आता है। हमने C3 साइकिल देखा है, C3 साइकिल देखा है, वहां पे क्या करता है रुबिस्को, वहां पे परफॉर्म करता है। जब
हमने CO2 को फिक्स करवाना है, CO2 को फिक्स करवाना है। CO2 को कहाँ पे फिक्स करवाते हैं? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर CO2 को हम फिक्स करवाएंगे, ठीक है। जब फिक्स करवाएंगे तो वो कहाँ पे? C3 साइकिल में, C3 साइकिल के अंदर, वहां पे रुबिस्को का काम आता है। राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कहाँ पे? C3 साइकिल में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारे C3 साइकिल में काम आएगा। उसके बाद ये बात थी प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हमने देखा कि क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, हिट्रो है या होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक जैसे और जोड़ जोड़ के जब उनके अंदर बॉन्डिंग होगी और एक लंबी चेन बनाएंगे एक जैसे ही अमीनो एसिड। मान लो कि अभी किसी ने ट्रिप्टोफैन लिया है तो ट्रिप्टोफैन की बहुत सारी यूनिट जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगी? होमोपोलीमर। होमो का मतलब ही यही होता है कि एक जैसा, एक समान, वो रेगुलर चलेगा, ठीक है, उसमें होमो बोलते हैं। और हिट्रो की बात आती है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड होंगे और वो क्या करेंगे? वो फंक्शन हिट्रोपोलीमर का परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो यूनिट जुड़ेंगी, बॉन्ड बनाएंगी और बॉन्ड कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा हमारा प्रोटीन की एक लंबी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड से भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हमें कहां से मिलता है? हमारी डाइट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें कहां से मिलेगा? हमारी डाइट से ही मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट की कितनी टाइप्स होंगी? कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 3 टाइप्स होंगी, मोनोसैकेराइड, बाइसैकेराइड्स या फिर ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं उसको, और एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और लास्ट का हमारा पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। मोनो के अंदर क्या होगा? मोनो के अंदर हम एक ही यूनिट को लेके चलेंगे, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। लगा लो, ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक कॉमन मोनोसैकेराइड है और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होगा। और ये क्या करेगा फिर? एक सिंगल मोनोसैकेराइड्स होगा। 6 कार्बन का एक कंपाउंड है ग्लूकोज और ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड्स है। वैसे ही ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो इसमें क्या होगा? 2 से लेके 9 के आसपास तक हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं। मोनोसैकेराइड जो हमारे पास आपस में जुड़े होंगे और उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे कि एक ग्लूकोज, 2, 3, 4, 5, मान लो 5 ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं तो ये किसका फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये करेंगे ओलिगोसैकेराइड का, ओलिगोसैकेराइड का। उसके बाद है फिर बात हमारी पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स को हम डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास जितने भी लंबी चेन होगी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मान लो, एक लंबी स्ट्रक्चर होगी
और वो क्या करेगी, एक फंक्शन परफॉर्म करेगी पॉलीसैकेराइड का। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़ जुड़ के क्या करती है, एक लंबी चेन का फंक्शन करती है। वो चेन सिंपल भी हो सकती है, वो चेन ब्रांच भी हो सकती है, मतलब कि वो चेन लिनियर भी होगी और वो चेन ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग पॉलीसैकेराइड पे डिपेंड करती है कि वो सेलुलोज है कि कोई और फंक्शन है। ठीक है, वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, अब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में क्या होता है, बहुत सारी यूनिट जुड़ी होती हैं और इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन किसका बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड का। लेकिन इंसुलिन का हम यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि वो बात थी हमारी सिर्फ प्रोटीन की। अब बात करते हैं हम किसकी, सैकेराइड्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट, एसिड इनसोल्यूबल पैलेट, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, एंड अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो जहां वर्ड आ गया मतलब कि वो कोई ना कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा। मैक्रो मॉलिक्यूल कोई बड़ा मॉलिक्यूल के लिए जिक्र किया गया है कि मैक्रो आता है, जहां पे पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, मतलब एक लंबी चेन है शुगर्स की। शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों यूनिट मिलके आपस में क्या करेंगी, एक लंबी चेन बना देंगी। तीनों भी मिल सकती हैं, दो भी मिल सकती है, और एक भी, बहुत सारे मोनोमर मिल सकते हैं। और यदि एक होगा तो वो कौन सा होगा, होमोपॉलीमर। एक जैसी स्ट्रक्चर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोपॉलीमर। और यदि कई जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाएंगे तो वो क्या हो गए, वो हो गए हिट्रोपॉलीमर। ठीक है, आगे जैसे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दी, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल मिल के क्या करेंगे, एक पॉलीसैकेराइड्स बना देंगे और उसको क्या बोलेंगे हम, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि सेलुलोज एक एग्जांपल लिया गया है कि सेलुलोज के अंदर पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सेलुलोज के अंदर एक ही टाइप का शुगर है, कौन सा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करता है, बार बार उसी की मोनोमर यूनिट दोहराई जाएंगी और एक लंबी चेन का प्रोसेस बनाएंगी कि लंबी चेन बनेगी। मान लो एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आगे 14, 15। तो इतनी सारी ग्लूकोज मिलके क्या करेंगी, ये एक पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन कर देंगी, पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन कर देंगी यहाँ पे। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स बनाना है इसके अंदर। तो बहुत सारी यूनिट आई, मोनोमर ग्लूकोज आई बहुत सारी, और एक जैसी है, सारी की सारी क्या है, ग्लूकोज है। तो सारी की सारी ग्लूकोज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। ठीक है, उसके बाद है स्टार्च। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च क्या है, एक स्टोर करती है एनर्जी को, किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के टिश्यू के अंदर वो स्टोर करेगी। ठीक है, उसके बाद एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमने अब पीछे भी देखा था कि ग्लूकोज जब इंसुलिन का यूज करते हैं तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इनुलिन क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, मतलब इनुलिन भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स है। इनुलिन और इंसुलिन दोनों अलग अलग है, इंसुलिन प्रोटीन है और इनुलिन क्या है, इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है और ये किसकी यूनिट को जोड़ता है, ये जोड़ता है फ्रक्टोज की यूनिट को। अलग अलग फ्रक्टोज की यूनिट आएंगी और जुड़ती रहेंगी, मतलब मोनोमर ही होगा ये। तो ये क्या होगा, होमोपॉलीमर। उसके बाद है
polysaccharide chain glycogen. The right end is called a reducing end and the left end is called the non reducing end. ग्लाइकोजन में एक रिड्यूसिंग एंड होगा और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, ठीक है। इट हैज ब्रांचेज एज दी गई है आगे, ठीक है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल, हेलिकल क्या होती है ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब कि जिसका फर्स्ट जो ग्लूकोज है मान लो वो फोर्थ से अटैच है आपस में एक बॉन्डिंग बना के, तो यहाँ पे बीच में 2 और 3, यहाँ पे भी तो कोई ना कोई हमारा मोनोमर जुड़ा है, तो जो पहला फोर्थ के साथ आपस में बॉन्डिंग करता है यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगी, हेलिकल फॉर्म आएगी ऐसे, मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया, तो ये मान लो 1 था, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 4 हो गया। तो 1 की और 4 की बॉन्डिंग क्या होगी, हेलिकली होगी, यहाँ पे हेलिकली स्ट्रक्चर बनाएगी ये। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दिया, एंड स्टार्च कॉल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, I2 मतलब एक जैसी स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, I2 वहां पे कैसा कलर होगा इसका, ब्लू कलर होगा। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2 रूल, ये I2 रूल के खिलाफ है, मतलब कि सेल्यूलोज कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनाती जिससे वो क्या करे, हेलिकली परफॉर्म करे। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है इन्होंने, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस किसकी है, ये ग्लाइकोजन की। यहां से एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी और ये फोर्थ यूनिट है, आपस में जुड़ी हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये बॉन्ड भी कैसा है, 1/4 लिंकेज बनाई है इन्होंने, 1/4 लिंकेज, क्योंकि ग्लूकोज का ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ होगा, फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होता है, HOH, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और ये वाटर रिलीज होगा जब, तो ये ऑक्सीजन के साथ आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यदि बात करें तो ब्रांचिंग की बात आ गई, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, ग्लाइकोजन की बात हो रही है, ठीक है। और ये ब्रांच्ड होगी, ब्रांच हुई ना यहाँ पे, ये क्या होगी, ब्रांच्ड होगी यहाँ पे। अभी तक हमने सेलुलोज की स्ट्रक्चर देखी थी कि मान लो ये सेलुलोज की स्ट्रक्चर है इस ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ के, तो ये कैसी है, एक लॉन्ग चेन है, लिनियर है। तो लिनियर में हमने देखा था कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज हमारा क्या करेगा, सेल्यूलोज ग्लूकोज से मोनोमर से जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा, एक लिनियर चेन बनाएगा, लिनियर चेन की फॉर्मेशन करेगा सेल्यूलोज, ठीक है। लेकिन बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ग्लाइकोजन की, और ग्लाइकोजन का काम क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोजन में ब्रांच्ड कंडीशन आ गई, और ब्रांच कंडीशन आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हेलिकली काम होगा, ठीक है, हेलिकली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट की जो सेल वॉल है वो क्या बनाएगी, वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक, जो पेपर बनाते हैं हम, जो हमारे पेजेस होते हैं वो भी कहाँ से बनाए जाते हैं, वो भी हमारे प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर से हम सेल्यूलोजिक लेते हैं और उससे हम अपने पेपर बनाते हैं, जो पेजेस होते हैं उन्हीं को। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट जितने ज्यादा कटेंगे ये पेपर यूज होते हैं, तो जितना डिजिटली होगे आप तो पेपर का काम कम हो जाएगा, जितना डिजिटली होंगे उतना पेपर वर्क कम होगा, और जितना पेपर वर्क कम होगा तो हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि प्लांट उतने ही
कम कटेंगे, उतने ही कम कटेंगे, क्योंकि पेपर की जरूरत नहीं होगी। तो पेपर की जरूरत नहीं होगी तो प्लांट को नहीं काटना पड़ेगा हमें, ठीक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पॉलीसैकेराइड्स नेचर के अंदर पड़े हुए हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो सुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर्स। ये जो ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, ये क्या है, ये मॉडिफाइड शुगर है। इनके अंदर कोई एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा दिया या किसी के अंदर कोई नया करैक्टर ऐड करवा के यही ग्लूकोज की फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दिया। यहीं पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन को। इस जैसे बहुत सारे हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स क्या है, एक फाइलम है, आर्थ्रोपोड्स फाइलम है, आर्थ्रोपोड्स फाइलम है। और जो उसका एक्सोस्केलेटन्स है, एक्सो मतलब बाहरी कवरिंग है, फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड काइटिन, काइटिन का बना हुआ है और वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है। काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। और होमोपॉलीमर से आप क्या समझते हैं कि जिसके अंदर एक ही मोनोमर की यूनिट बार बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगी। एक ही पॉलीमर की यूनिट या एक ही मोनोमर की यूनिट बार बार रिपीट होंगी तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये हमारा सैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन था। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बात आए तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है, एक ही सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमर है, वही हमारा मोनोसैकेराइड्स कहलाएगा। और यदि दो आपस में मिल गए, दो मोनोमर आपस में मिले तो वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। और यदि बहुत सारे हमारे मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, पॉलीसैकेराइड्स में चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो क्या करेंगे, वो पॉलीसैकेराइड्स को बढ़ा देंगे, पॉलीसैकेराइड्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। उससे हमें यह पता चला है कि जो सेल्यूलोज है, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स है। सेल्यूलोज एक लीनियर पॉलीसैकेराइड हो गया, जबकि ग्लाइकोजन और काइटिन ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे कि ग्लाइकोजन में डिफरेंट यूनिट यूज हुई तो मोनोमर की डिफरेंट यूनिट यूज हुई। सेल्यूलोज में एक सिंगल ग्लूकोज है। अब एक स्टार्च है तो स्टार्च हमें कहाँ मिलेगी, स्टार्च मिलेगी हमें प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर स्टार्च मिलेगी। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज से क्या बनता है हमारा, प्लांट की जो सेल वॉल है वो हमारी सेल्यूलोज से बनती है। और जो हमारा पेपर मेड होता है, पेपर भी कहां से बनते हैं, हमारे पल्प से, और वहीं पे कॉटन फाइबर जितने भी होते हैं उनसे हमारा क्या बनता है, पेपर बनता है, ठीक है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हमने कोलेजन को देखा, इंसुलिन को देखा, ग्लूटाथोन को देखा, ये सारी चीजें देखी थी। और साथ की साथ उनके हमने फंक्शन भी बताए हैं कि इंसुलिन है एक हार्मोन है, वो सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक होती है, वो उन्हीं चीजों को अंदर जाने देगी जो उसके अंदर से पास हो सकते हैं। जिसका साइज छोटा होगा वही चीजें उसके अंदर एंटर करेंगी, बाकी चीजों को वो एंटर नहीं करने देगी। और एंटर करने के भी तीन तरीके बताए हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, या हो सकता है कि कोई चैनल आ जाए, या फिर हो सकता है कि कोई गेट आ जाए, ठीक है।
गेटेड नॉन गेटेड चैनल, ये चीजें क्या करती हैं, एंट्री करवाने के लिए हेल्प करती हैं। यदि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो चैनल के थ्रू एंटर कर जाएगा, गेट के थ्रू एंटर कर जाएगा। सिंपल मॉलिक्यूल है मतलब गैसियस फॉर्म है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू भी एंटर कर सकती है। लेकिन चैनल और गेट के अंदर क्या होता है कि एनर्जी लगती है, चीजों को अंदर एंटर करवाने के लिए भी हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करवाना है तो लार्ज साइज का, ठीक है। लेकिन सबको भी एंट्री नहीं देती सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, हमारी फोस्फोलिपिड की। जो लिपिड में हमने देखा था कि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जोड़ने के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया था, उसको हम क्या बोलते थे, फोस्फोलिपिड। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कौन कौन सी स्ट्रक्चर होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होंगी, सिंपल होंगी, कौन कौन सी स्ट्रक्चर रहेंगी, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चरों में देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। प्रोटीन की एक सिंपल है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी क्या होगी, मोल्टन ग्लोब्यूल के बारे में देखेंगे कि सेकेंडरी के अंदर होता है कि टर्सरी के अंदर होता है, टर्सरी क्या होता है, और क्वाटरनरी में कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाती है चीजें, वो हम क्या करेंगे, वो हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से हमारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और कौन कौन से नहीं जुड़ेंगे। प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर हेलिकल, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आगे टॉपिक आते रहेंगे हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को डिटेल में करवाएंगे। तभी आप लोगों का इतना टाइम लिया गया है कि हर चैप्टर को काफी डिटेल में, चाहे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को। तो इसके लिए आराम आराम से चलेंगे लेकिन हर एक चीज को कवर करते चलेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे हमारे इसी चैनल बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।